वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण अलावत और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन या चैप्टर को बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन, ठीक है, जिसको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं, राइट। तो लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस करा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, और जो अभी हमें डिस्कस करना रह गया था वो था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स पे। इन लॉ के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं वो सब हमने जाना था, ठीक। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलीगन लॉ, ठीक। तो हम बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स पे, ठीक। तो पॉलीगन लॉ से हम किस तरीके से रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, ओके। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो लेट्स अज्यूम देयर आर मल्टीपल फोर्सेस या मल्टीपल वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल बॉडी या और ऑन अ सिंगल पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक बॉडी है और इस पर मल्टीपल फोर्सेस एट द सेम टाइम काम कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल F1 इधर वर्क कर रही है, ठीक। मैं मान लेता हूँ कि भाई F2 यहाँ वर्क कर रही है, F3 इस तरीके से वर्क कर रही है, F4 इस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है, एंड F5 एक और फोर्स है। तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट, ठीक है। लेट्स सपोज F6 एक और फोर्स देता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है। तो देयर आर मल्टीपल फोर्सेज वर्किंग एट द सेम टाइम ऑन सिंगल बॉडी, और आपको इन सबका क्या निकालना है, रिजल्टेंट। यानी आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर प्लस F6 वेक्टर, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा पहला वाला वेक्टर है मैं उसको बनाता हूँ। मेरा पहला वाला वेक्टर क्या है, F1, ठीक। तो मैं F1 को एज इट इज़ ड्रॉ करता हूँ। दिस इज F1 वेक्टर, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, F2 को ड्रॉ करूँगा फ्रॉम इट्स हेड। F2 को कहाँ से ड्रॉ करूँगा, इसके हेड से, ठीक। तो चलिए इसके हेड से F2 को ड्रॉ कर लिया। दिस इज F2, ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर मैं ड्रॉ करूँगा इसके हेड से F3 को। इसके हेड से किसको ड्रॉ करूँगा, F3 को, ठीक है। इसके हेड से मैंने F3 को ड्रॉ कर लिया, ठीक। दिस इज F3, ठीक, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इसके हेड से मैं F4 को ड्रॉ करूँगा, ठीक। तो चलिए F4 को ड्रॉ कर लेते हैं इसके हेड से। दिस इज F4, ठीक, ओके। F4 भी ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके हेड से मैं F5 को ड्रॉ करता हूँ, ठीक। चलिए F5 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। F5 लाइक दिस, ठीक। F5 को भी ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक। उसके बाद इसके हेड से मैं F6 को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। चलिए भाई F6 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका F6, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दूंगा। दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट, क्लियर। इसको और इजी एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। देखो इजी एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज A, एक वेक्टर है हमारे पास B, एक वेक्टर है हमारे पास C, ठीक, और एक वेक्टर है हमारे पास D, और एक वेक्टर है हमारे पास E, ठीक। और आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E।
तो पॉलीगॉन लॉ को मैं इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, ए बनाता हूँ। तो ए को मैंने एज इट इज़ ड्रॉ किया, है ना, ठीक है। उसके हेड से फिर मैंने बी बनाया, तो ये बी आ गया। उसके हेड से फिर मैंने सी बनाया, सी आ गया। उसके हेड से मैंने डी बनाया, ये आ गया डी, राइट। उसके हेड से फिर मैंने ई को ड्रॉ किया, ये आ गया हमारा ई, ठीक। तो फाइनली जो रिजल्टेंट आया वो क्या है, आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ क्या बना दो, एक वेक्टर बना दो। दिस इज योर रिजल्टेंट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यहाँ पे थोड़ी सी डायरेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, लेकिन काम वही किया है। पहला वेक्टर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया, छठा बनाया, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व मल्टीपल वेक्टर्स, ठीक है, इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट बाय यूजिंग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक। तो अभी हमने तीनों लॉ पढ़े, लेकिन और तीनों लॉ में हमने क्या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता करते हैं, बाकी सारे जो आपके इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनको ऐड करके, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब रिजल्टेंट का हमको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डायरेक्शन निकालनी तो हमको पता लग गई, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं हम फॉर रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब तो पहले अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैं वो डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है। ओके, तो दो वेक्टर से लेता हूँ मैं। लेट्स सपोज दिस इज वन वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए ले लेते हैं, चलो स्मॉल ए, एंड दिस इज अनदर वेक्टर कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल बी, वर्किंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ सॉल्व कर लिया, एक वेक्टर बनाया, फिर दूसरा वेक्टर बनाया, इनिशियल पॉइंट से मैंने फाइनल पॉइंट को जोड़ दिया। दिस इज योर रिजल्टेंट, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट। ए और बी के बीच में कितना एंगल है, तो ए और बी के बीच में ये एंगल है थीटा, है ना भाई। ए की डायरेक्शन ऐसे है, बी की डायरेक्शन ऐसे है, तो भाई डायरेक्शन के बीच का एंगल तो यही हुआ ना, थीटा, राइट। ओके, अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका थीटा, दोनों के बीच का एंगल। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं सबसे पहले काम क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक। मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, सारे पॉइंट्स का मैं नाम ले लेता हूँ। ये ए, लेट्स सपोज दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। मैंने सारे पॉइंट्स को नाम दे दिया, ठीक। अच्छा, अब आप देखो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए सी डी, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए डी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, है ना, बाय अप्लाइंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलना है भाई, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, करेक्ट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ए सी का स्क्वायर भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, और ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी डी। ए डी को लिख दिया मैंने ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक। ओके, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर को। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए बी इंटू बी डी, ठीक। ये आ गया, करेक्ट। अच्छा, ये सब वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक। ए सी का मैग्नीट्यूड क्या है, आर मान लेता हूँ मैं। ए सी का मैग्नीट्यूड क्या है, आर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैं स्मॉल बी मान लेता हूँ, ठीक। ओके,
अच्छा, तो यहाँ पे मैं चलिए ए सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए सी की वैल्यू मैंने आर पुट कर दी, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक, सी डी की वैल्यू हमारे पास है, तो सी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। बस ए बी की वैल्यू मेरे पास है क्या? हाँ है, मेरे पास ए बी की वैल्यू है ए। ठीक, बी डी की वैल्यू हमारे पास है? नहीं है, बी डी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, उसको भी मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। ठीक, 2, तो ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी डी। ओके, अच्छा, तो मेरे को एक तो सी डी की वैल्यू चाहिए और दूसरा बी डी की वैल्यू चाहिए, है ना। ओके, तो अब मैं जाता हूँ छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी इन ट्राइंगल सी डी बी, है ना, ये कह लो बी डी सी, जैसे भी आपको लेना है। ठीक, तो मैं दूसरे ट्राइंगल में चलता हूँ, इन ट्राइंगल बी डी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें मैं मूव करता हूँ। ठीक ठीक, पहले ए डी सी लिया था, अब मैं बी डी सी ले रहा हूँ। इस ट्राइंगल में सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ कॉस थीटा। क्या अप्लाई करता हूँ? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, बेस इज व्हाट? बेस बी डी है, बेस इज बी डी, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? बी सी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज बी सी। ठीक, तो यहाँ से मेरे को क्या पता लग गई? बी डी की वैल्यू पता लग गई। बी डी की वैल्यू आई बी डी इज इक्वल्स टू बी सी कॉस थीटा, है ना। एंड बी सी इज वॉट? बी सी की वैल्यू कितनी है? बी, स्मॉल बी, तो बी डी आ गया यहाँ से बी कॉस थीटा, करेक्ट। अच्छा, अब इसमें मैं साइन थीटा भी अप्लाई कर लेता हूँ। साइन थीटा अप्लाई कर लेते हैं, चलिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है? सी डी, सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज इज बी सी। ठीक, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ गई? सी डी की वैल्यू कितनी आई? सी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास बी सी इंटू साइन 30, एंड बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या है? बी सी की वैल्यू मेरे पास है बी, तो सी डी इज इक्वल्स टू बी साइन 30। तो अभी मेरे पास सी डी की वैल्यू भी है और बी डी की वैल्यू भी। मुझे सी डी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी और बी डी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, है ना। ये दोनों वैल्यूज़ मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ? उस फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ मैं पुट करने वाला हूँ। ठीक, तो जब मैं उस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सी डी की जगह मैं क्या पुट करूँगा? सी डी की जगह हम पुट करते हैं बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ठीक, बी डी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए, और बी डी की वैल्यू क्या है? बी कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने। ठीक, अच्छा, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, कहीं स्पेस तो दिख नहीं रहा, चलिए यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं भाई। ये देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर, पहले ए को मैं पहले लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और फाइनली क्या बचा? 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा तो 11 में तो की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें तो आप पढ़ोगे ही। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, ये वैल्यू हो गई 1। तो आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? आर स्क्वायर की वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, यानी कि आर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, यानी कि अगर मुझे दो वेक्टर्स जिनका मैंने सॉल्व करके फाइनली रिजल्टेंट निकाला है, उसकी सर्टेन डायरेक्शन आई है, अगर उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी मेरे को पता है तो मैं उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। क्या फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा? अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको ड्राइव करना था। ये इस फॉर्मूले से का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं किसी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की। ओके, चलिए इसी तरीके से एक ये डेरिवेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ।
यही डेरिवेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, अब पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक, पैरेललोग्राम क्या लॉ कहता है कि भाई पहला वेक्टर एज इट इज, तो मैं वही वेक्टर ले लेता हूँ। चलो, एक वेक्टर है ए, दूसरे वेक्टर को हेड से नहीं बनाना है, कहाँ से बनाना है, टेल से, वहीं से शुरू करना है, ये तो पढ़ा था। तो चलिए बी वेक्टर मैंने यहीं से बना दिया। ठीक, दोनों के बीच का एंगल ये हो गया थीटा। ठीक, उसके बाद इसके पैरेलल इसके हेड से एक लाइन खींची, और फिर क्या करेंगे, इसके पैरेलल इसके हेड से एक लाइन खींचेंगे, है ना। और जहाँ ये लाइंस मीट करी वहीं पे हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक क्या बना देंगे, एक वेक्टर बना देंगे। इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ठीक, फिर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, फिर से मैं क्या करूँगा, इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट को मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको माना हमने सी, और इसको माना हमने डी। ठीक है भाई, क्योंकि ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये एंगल भी थीटा हो गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, प्रीवियस डेरिवेशन जो हमने किया था वही फॉलो होना है, क्योंकि डायग्राम वही बन के आ गया है। इतना हिस्सा देखो, ये पुराने वाले डेरिवेशन का है, पूरा का पूरा, देख रहे हो, ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन का डायग्राम है ये पूरा, इतना। यानी पहले मैं क्या करूँगा, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। यानी कि ये सी है आपका, सी, दिस इज डी, है ना, यही तो था। दिस वॉज ए सी एंड सी डी एंड देन ए डी, यही तो था। ठीक, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये आ गई, करेक्ट। उसके बाद ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी डी, लिख दिया ए बी प्लस बी डी। इस होल स्क्वायर को खोल लेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी डी। ठीक, उसके बाद सब कुछ सेम ही रिपीट होना है, सब चीज़ सेम रिपीट होनी है, और फाइनली सेम ही क्या होगा, डेरिवेशन रिपीट होगा, और यही आंसर आएगा। ठीक है, तो लॉज करने के सॉल्व अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन आंसर सेम ही देते हैं, है ना। ये नहीं है कि आप डिफरेंट अप्लाई करोगे तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा, नहीं, जो आपको सुटेबल लगता है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वही आप अप्लाई करो, क्योंकि आंसर दोनों लॉज ही हमको क्या देंगे, सेम। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हुई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स की। ठीक, पॉलीगन लॉ का हमारे पास हमारे सिलेबस में कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, उससे हम डायरेक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उसका इंट्रोडक्शन है जस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम करें कि भाई एक बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, है ना। एक फोर्स है F1 3 न्यूटन की, या लेट्स सपोज 10 न्यूटन की, और दूसरी फोर्स है 20 न्यूटन की। दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल हमको दे रखा है कि एंगल है हमारे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री दोनों के बीच में एंगल है। यानी कि इस तरीके से एक बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस काम कर रही है, एक फोर्स ऐसे काम कर रही है, एक फोर्स ऐसे काम कर रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री का एंगल है। दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज फोर्स F2। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, find magnitude and direction of resultant। ठीक है भाई, अच्छा
तो सिंपल है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं भाई। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो पढ़ा। a का मैग्नीट्यूड कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 एंड cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ है ना, माइनस हाफ होती है या प्लस हाफ होती है, cos 120 की माइनस हाफ, ठीक है। तो हो गया 100 प्लस 400 है ना, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू माइनस हाफ, ठीक। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी फाइनली हमारा आंसर आए, ठीक, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 500 माइनस कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 आ गया, तो ये आ गया आपका 300 यानी कि 10√3 न्यूटन, ठीक। ये आपका आंसर आया 10√3 न्यूटन, ठीक। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब डायरेक्शन की बात आती है, तो 2 तरीके हैं डायरेक्शन दिखाने के। एक तो मैं यही दिखा सकता हूँ डायरेक्शन, है ना, कि मैंने इसके भाई अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ तो ये पहले से ही बने हुए हैं, ठीक। तो मैंने इसके पैरेलल यहाँ से टॉप से लाइन खींची और इसके पैरेलल इसके टॉप से मैं एक लाइन खींच देता हूँ और फाइनली ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। लेकिन एग्जैक्ट एंगल क्या है मेरे को नहीं पता भाई, इससे कितने एंगल पे है या इससे कितने एंगल पे है इस वाले वेक्टर से, मेरे को ये तो पता ही नहीं, ठीक। इसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी हमको ये एंगल बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो F1 वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल बता दो या F2, तभी हम प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है जो कि हमने अभी डेरिवेशन में सॉल्व नहीं किया था, मैं उसको भी बता रहा हूँ आपको, ठीक। देखो अभी हमने जो डेरिवेशन किया उसमें क्या था कि भाई ये हमारा रिजल्टेंट था, दिस वाज वेक्टर ए, है ना, और ये वेक्टर बी था। अगर ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये वेक्टर बी था, है ना। ये चलो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी, राइट, एंड ये हो गया आपका रिजल्टेंट, है ना, दिस इज रिजल्टेंट। और फिर हमने जब डेरिवेशन किया था प्रॉपरली, यहाँ से हमने लाइन को एक्सटेंड किया था। ये पॉइंट था हमारा ए, ये था सी, ये था डी और ये था बी, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, और ये भी एंगल क्या हो गया था थीटा। अभी आप देखो, अगर मैं रिजल्टेंट का एंगल, ये मान लो इस एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूँ, ये एंगल डिफाइन कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजीली क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्शन बता सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने tan बीटा अप्लाई किया यहाँ पे, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन व्हाट इज बेस, क्या हो गया, बेस हो गया AD, और tan बीटा को मैं फाइनली लिख सकता हूँ CD अपॉन AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB प्लस BD, राइट। और हमने लास्ट उसमें CD की वैल्यू भी निकाली थी और BD की वैल्यू भी निकाली थी। तो tan बीटा क्या आ जाएगा आपका, देखो गौर से देखो tan बीटा आपको क्या आ जाएगा, CD की वैल्यू कितनी होती थी, CD की वैल्यू जो लास्ट डेरिवेशन में हमने निकाली थी वो आएगी B sin थीटा, है ना। AB की वैल्यू इज A प्लस, ठीक, और BD की वैल्यू क्या थी, B cos थीटा, ठीक। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये मैंने लास्ट डेरिवेशन में आपको नहीं कराया, लेकिन आपको करना है ये, ठीक है, उसमें आप ऐड कर लेना इसको। तो अभी देखो मेरे पास A वेक्टर भी है, मेरे पास B वेक्टर भी है और मेरे पास थीटा भी है, तो मैं बहुत इजीली डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। मैं डायरेक्शन कैसे निकालूंगा भाई, कि tan बीटा इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, B sin थीटा, B इज 20 sin 120 डिवाइडेड बाई, ठीक, A की वैल्यू क्या है 10 प्लस फिर 20 cos 120, 20 cos 120, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन, ठीक।
उस एंगल से हम क्या डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन। यानी आपसे अगर डायरेक्शन पूछिए तो सिंपल आप ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल के छोड़ दो। ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और बात करेंगे वेक्टर्स के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में।